नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि पैतृक संपत्ति और सह संपत्ति में अंतर क्या है और क्या पिता अपनी संपत्ति जो है वो किसी एक बेटे को दे सकते हैं। मान लीजिए 3 बेटे हैं तो एक को दे सकते हैं, 2 हैं तो एक को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और पैतृक संपत्ति पर कानून क्या है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के जो मिथाक्षरा और दायभाग जो हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवा सकते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इसके बारे में कुछ प्रोविजंस भी किए गए हैं, उनके बारे में भी आप जानेंगे। ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं, प्रॉपर्टी जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट में जो है प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक है ना। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं आप, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री से अधिक विक्रय या अन्य सेक्शंस जो हैं यूपीआरसी उन्हें फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे साथियों, पैतृक संपत्ति और सही संपत्ति में अंतर क्या है। साथियों, पैतृक संपत्ति वो है, शायद आपको पता भी होगा और नहीं पता तो मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझा दूं, जो आपके पिता को दादा से बाबा से विरासतन प्राप्त हुई है उत्तराधिकार के रूप में, वो पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। अब देखिए, आप पैतृक संपत्ति सह संपत्ति के बीच में अंतर जानते होंगे, लेकिन आज हम जो अंतर बताएंगे वो आप नहीं जानते होंगे। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पिता को नाना जी से संपत्ति मिली है, ठीक है, या मान लीजिए साथियों कि दादाजी ने, आपके दादाजी के 4 पुत्र थे, दादाजी की सह संपत्ति थी और दादाजी ने वो सह संपत्ति आपके पिता को गिफ्ट डीड में दी है, तो वो उत्तराधिकार में नहीं माना जाएगा, वो गिफ्ट डीड से मिली हुई है, वो सह संपत्ति मानी जाएगी उनकी। ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूं अपवाद। ठीक है ना। वैसे जैसे मान लीजिए आपके दादा या उनके परदादा निर्वसियत एक्सपायर हुए थे, ठीक है, और आपके पिताजी को बिल्कुल उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है प्रॉपर्टी, तो वो तो प्रॉपर्टी आपके पिताजी की पैतृक संपत्ति मानी जाएगी और आपका भी उसमें राइट रहेगा। राइट किस एक्ट में रहेगा और उन राइट को अगर मान लीजिए रजिस्ट्री कर जाती है तो कैसे चैलेंज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है। अब साथियों सवाल आता है सह संपत्ति क्या है। ठीक है ना। तो सह संपत्ति तो वही है जो उन्होंने खुद बनाई है, यानी कि कमा के खरीदी है, या मान लीजिए उन्हें किसी ने गिफ्ट दी है। तो ठीक है ना भाई, अगर मान लीजिए कोई बंदा हमें गिफ्ट कर रहा है तो वो मेरे ऊपर गिफ्ट कर रहा है, यानी कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा, मान लीजिए मैंने सेवा की होगी उसकी, तब उसने गिफ्ट किया है। ठीक है, यानी कि वो पैतृक संपत्ति नहीं, वो हमारी सह संपत्ति मानी जाएगी, जो गिफ्ट में मिली है, जो रजिस्ट्री से मिली है, जो भी मान लीजिए प्राप्त हुई है, जो भी आपके पिताजी जिस पुरुष को प्राप्त होती है, वो सह जो है वो सह संपत्ति मानी जाती है, उसने स्वयं अर्जित की है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति की, जो मान लीजिए पड़ोसीदार व्यक्ति है, उसकी सेवा कर रहा हूँ, या मान लीजिए अन्य कोई व्यक्ति है उसकी सेवा कर रहा हूँ, उसने मुझे दान पत्र किया, तो ये मेरी सेवा का फल है भाई। ठीक है ना, मैंने उसकी सेवा की, उसके बदले में उसने मुझे दिया, तो ये सह संपत्ति मानी जाएगी, ना कि पैतृक संपत्ति। ठीक है, तो ये दोनों डाउट क्लियर हो गए। अब साथियों पैतृक संपत्ति पर कुछ कानून है, वो भी आप समझ लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो जूनियर एडवोकेट हैं और जूनियर एडवोकेट प्रक्रियाओं के बारे में सीखना चाहते हैं, कई कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में सीखना चाहते हैं, ठीक है, नए नए अपडेट्स के बारे में, और कोर्ट ऑर्डर्स विद डिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफ़ी ड्राफ्टिंग सीख सकते हो, जैसे मान लीजिए स्टे के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें, ठीक है, प्रोवेट के लिए कैसे लिखें, ठीक है, तो प्रोफार्मा वगैरह ये भी आप ले सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर ये जो है हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। ठीक है। अब साथियों, क्या पिता संपत्ति को एक बेटे को दे सकते हैं? देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वो प्रॉपर्टी सह संपत्ति है तो वो एक बेटे को दे सकते हैं, बेटी को भी दे सकते हैं, पड़ोसी को भी दे सकते हैं। वो अपनी संपत्ति को, सह संपत्ति को चाहे बेच दें, किसी को दान में दे दें, किसी को वसीयत में दे दें, उन्हें पूरा राइट्स है, आप कुछ नहीं कर सकते, उनके पुत्र कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात आती है साथियों पैतृक संपत्ति की। तो पैतृक संपत्ति का एक कानून आप डिस्प्ले पे देखिए, पैतृक संपत्ति का एक्चुअली कानून क्या है। पैतृक संपत्ति का कानून ये है कि सामान्य तौर पे समझ लीजिए, फिर मैं आपको लॉ की भाषा में समझा दूंगा
कि पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से ही अधिकार होता है। तो पुत्र का अधिकार होने के कारण पिता का अधिकार नियंत्रण में रहता है और पिता उपभोग के लिए उसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको अब दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथाक्षरा। देखिए हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, मिथाक्षरा और दायभाग। ठीक है, और देखिए एक अपवाद और है कि जो राज्य स्तरीय मान लीजिए ये नियम जो होते हैं, राजस्व सहायताएँ होती हैं, वहाँ पर भी ये कानून लागू नहीं होता है साथियों। ठीक है, अब ये बाद का विषय है, ठीक है ना, क्योंकि इसी प्रकार से जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, संशोधन अधिनियम 2005, वहाँ पे कहा गया है विवाहित को मिलेगा, लेकिन जो राज्य स्तरीय नियम है वहाँ पे अभी भी विवाहित पुत्री को हिस्सा नहीं मिलता है प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो भाई ये नियम है, ये अपवाद है, सरकार को इस पर मान लीजिए जो भी कोर्ट्स हैं उन पर जो है ध्यान देना चाहिए और सभी को बराबर करना चाहिए। ठीक है ना। अब साथियों ये समझ लीजिए, पहला संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। ठीक है, पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है। एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश को उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करता है, यानी कि उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करता है साथियों। ठीक है, अब देखिए ये जो आपने देखा है फर्स्ट पैराग्राफ, ये जो पॉइंट देखा है इसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई जो भी मान लीजिए है तो मिथाक्षरा शाखा के अनुसार जो भी मान लीजिए पैतृक संपत्ति है उसमें पुत्र का शुरू से ही अधिकार रहता है, जन्म से ही। ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, देखिए हस्तांतरण के संबंध में साथियों, हस्तांतरण क्या होता है? हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किस किस से हो सकती है? जैसे मान लीजिए बैनामा हो गया, ठीक है, दान पत्र हो गया, यहाँ तक कि वसीयत से भी उत्तराधिकारी के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है ना। तो उसके संबंध में यानी कि बेचने के संबंध में आप समझ लीजिए संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक नहीं हस्तांतरित कर सकते हैं जब तक वह अविभक्त हों। ठीक है, दाय के संबंध में सिद्धांत रक्त पर आधारित है। अब देखिए साथियों ये तो हो गया भाई पैतृक संपत्ति पर कानून क्या थे, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो है वो पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है। उन्हें अपवाद को भी मैं क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए पिता के पास, पिता के ऊपर कोई पैतृक ऋण है, ठीक है ना, यानी कि आपके बाबा जी ने कभी लोन लिया था या मान लीजिए अन्य किसी का कर्जा लिया था या अन्य किसी का उधार पैसा लिया था। ठीक है, तो पैतृक ऋण देने के लिए पैतृक संपत्ति ही बेची जाएगी। ठीक है ना भाई, पैतृक संपत्ति बेच सकते हो। दूसरा अगर मान लीजिए भाई कोई बीमारी है, ठीक है, या मान लीजिए अन्य किसी कंडीशन में जो है अगर मान लीजिए उसकी रजिस्ट्री की जा रही है तो वही कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट्स के और कोर्ट्स के जो भी ऑर्डर्स हैं उनमें कई बार रिलीफ दिया गया है कि भाई कुछ कंडीशन में जो है वो प्रॉपर्टी की, ऐसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है,